जय श्री राम भाई सभी को। तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे चल रही होगी। तो गाइज आप में से काफ़ी मुझे कमेंट में कहते हैं कि टेक्स्ट बुक का ही मॉक सॉल्व करो। तो यार मैं टेक्स्ट बुक पे देखता हूँ तो कोई ऐसा मुझे लाइव मॉक दिखता नहीं है कि जो कंप्लीट मॉक को सॉल्व करने का। तो आप मुझे टेलीग्राम में शेयर कर दिया करो। जैसे कि भाई इस वीडियो में मेरे को किसी एक भाई है भाई शैलेश नाम का है भाई एक अपने, उन्होंने मेरे को भाई ये एसएससी CHSL इस वाले मॉक का लिंक शेयर करा है और उन्होंने खास लिखा भी है कुछ मैसेजेस कि इसमें 2 से 3 मैथ के क्वेश्चन है जो अटपटे है और क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चंस है जो कुछ है अलग से। तो उन्होंने खास कहा है कि इस वीडियो में बता देना उन्हें कैसे सोल्व करना है। मैं चलो ठीक है भाई बताते हैं। तो ऐसे लिंक शेयर कर दिया करो तो भाई पता लग जाता है मेरे को, वरना भाई शायद मिस हो गया होगा मेरे से कोई मॉक टेक्स्ट बुक का, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के इतने मॉक देखता नहीं हूँ। वैसे कंप्लीट वाले देखता हूँ लेकिन लाइव मॉक नहीं देखता टेक्स्ट बुक के। तो चलो भाई एक बार इस वाले मॉक को देख लेते हैं, इसमें ऐसे क्या है भाई अलग से क्वेश्चंस। ठीक है भाई, और शैलेश भाई की दुविधा को दूर करते हैं। तो चले भाई अपना मॉक शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन से एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन अलग से हैं। और भाई किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी छोड़ देना भाई वीडियो पसंद आए तो। और भाई कोई क्वेरी हो या फिर कोई और मॉक सॉल्व करवाना या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कोई एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेरी हो, या तो कमेंट में पूछ लेना है भाई। टेलीग्राम पे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, बीइंग नमन बंसल मेरा यूज़र नेम है। ठीक है भाई, चलो भाई शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, आफ्टर ए टाइम span of 7 years the ratio of sum invested and the amount is 10:17 the required। ये तो काफ़ी आसान है भाई। देखो हमारे पास सम क्या था 10, अमाउंट कितनी होगी 17, तो कितनी बढ़ेगी 7 बढ़ेगी 7 साल में, तो 1 बढ़ेगी 1 साल में, 1/10 इंटू में 100, ये आ गया हमारे पास 10%। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया हमारा सिंपल। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what will be the semi vertical angle of the cone whose curved surface area is twice the base area। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल तो तुम्हें पता होगा ना भाई, जो चीज़ सीधी होती है ऐसे उसे वर्टिकल कहते हैं और लेटी हुई चीज़ को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, चीज़ तो पता ही होगी भाई। तो भाई एक कौन है ये लगा लो भाई हैं। तो ये है हमारा, ये हाइट होगी, ये आर हो गई भाई। जो एंगल ए है ना, एंगल ए को हम कहेंगे वर्टिकल एंगल। जो ये बी सिंगल है, ये जो हमने ये लगा लो, इसे क्या माने, आर तो ये हो गया, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है ना, ये होता है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। ये हाफ हो जाएगा ना, ये छोटा, ये हमारी स्लैंट हाइट होगी एल। तो हमें क्या कहा है भाई, पाई आर एल इजिकल टू में 2πr² है। ठीक है भाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से कट जाएगा, एल इजिकल टू में 2r। अब हमें एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलेगा भाई, तुम्हें भाई ये सारी थ्योरम तो याद होगी ना कि साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, P/B, और कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, B/P, P/H, और इसे हम लिखते हैं B/H। टेन थीटा को लिखते हैं हम P/B। ठीक है, ये चीज़ हमें इस बार फॉलो करनी है भाई। देखो एंगल इस साइड बन रहा है, तो ये जो आर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेस। अगर एंगल सी पे बनता तो रिवर्स चीज़ हो जाती, एच हो जाता हमारा परपेंडिकुलर, आर हो जाता हमारा बेस। तो ये बन रहा है, तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, तो मतलब सॉरी, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेन्यूज है एल, यही होगा ना। हाँ, तो साइन थीटा को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एल की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो भाई हम यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे, एल इजिकल टू में आर अपॉन में साइन थीटा। अब इस एल की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे भाई, आर अपॉन में साइन थीटा इजिकल टू में 2r। आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। साइन थीटा 1/2 किस पे होता है भाई, 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, शायद इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, पहले आया भी होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भाई जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर ही होते हैं।
तो आया होगा ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन अच्छा था, एसएससी में आया होगा या फिर किसी और उसमें आया होगा। द डिफरेंस बिटवीन दी टू सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट्स विद प्रॉफिट 4% एंड 5% इज़ ₹6, मतलब 4 और 5%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू हमारे पास 6 है, हमें 1% की वैल्यू हमारे पास 6 है, सीपी निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 600। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ईजी तो एक क्वेश्चन टफ आ रहा है भाई, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A mixture contains milk and water. Okay, milk and water 9:5. If 6 liter of water is added to the mixture, the ratio of milk and water becomes 9:. भाई तुम इसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। हम रेशियो से करेंगे भाई। सिर्फ वाटर ऐड करा है तो मिल्क तो देखो उतना ही रहेगा, 9 यूनिट। अब वाटर ऐड करने से वो मतलब 6 लीटर वाटर ऐड करने से वो हो गया 7 यूनिट, मतलब इसकी 2 यूनिट बढ़ गई। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मिल्क की, मतलब 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय में 2, 9×3=27। इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है भाई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? स्टडी डा टेबल, ठीक है भाई, कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इन स्टूडेंट BCD? ठीक है भाई, बी में टोटल कॉइन्स थे 46 और ये यूनिट कितनी है? 12, 6, 5, 11, 23। तो बी पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ₹1 के कॉइन 10। सी के पास कितने हो जाएंगे? 35, 27, 35। सी के पास 15 हो जाएंगे भाई। डी के पास कितने हो जाएंगे? 36, 13, 5, 18, 18 डिवाइड 36, 2, 20 हो जाएंगे भाई। तो टोटल इनका रेशियो निकालना है हमें, 10:15:20 का रेशियो निकालना है। 5 दूनी 10, 3, 4, 2:3:4 भाई। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब भाई, इफ़ द 2 डाइस आर रोल्ड देन द फॉलोइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ अकर्स डाइज एन इवन नंबर। तो भाई देखो, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? जब 2 डाइस फेंकते हैं तो 36 होती है। 36 कैसे होती है भाई? 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते करते भाई 1 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं भाई 2 1, ऐसे ही 2 6 तक आएगा। फिर 3 1, फिर 3 6 तक आ जाएगा। फिर 4 1 5 1 6 1, ऐसे भाई 36 हो जाएगी पॉसिबिलिटी। अब भाई इसमें क्या लिखा है कि दोनों डाइस का सम, जैसे लगा लो अगर इधर 1 आ गया, अगले पे 3 आ गया, तो इनका सम 4 हो गया ना। ऐसे ही भाई इवन नंबर होना चाहिए दोनों डाइस का सम। अब भाई देखो एक चीज़, या तो सम इवन होगा या सम ओड होगा, समझ रहे हो? तो फिर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूरी कंप्लीट है तो 1 होती है, तो इवन की 1/2 हो जाएगी, ओड की भी 1/2 हो जाएगी। तो हमें आंसर क्या निकालना है? इवन का। तो 1/2 इसका आंसर हो गया। सिंपल, हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है कितने फैक्टर्स बनेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years इज़ 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। वट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एट द विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years? ओके भाई, तो इसमें क्या है भाई? 1/5 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू में R इंटू में टाइम अपॉन में 100। 1/5 क्या 5 इंटू 5 क्यों लिखा भाई? क्योंकि यही दे रखा है ना, SI = 1/5। P से P कट जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 100, 5 डिवाइड बाई 10, 5 दूनी, R की वैल्यू आ गई 2%। अब हमें 5,000 पे 2% के हिसाब से 5 साल का इंटर निकालना है, मतलब 5,000 पे हमें निकालना है, 10% निकालना है 5,000 पे। तो ये हो जाएगा 500। आंसर आ गया 500 हमारा। भाई देखो, तुम्हें काफ़ी यूँ भी पूछते हैं कि इतनी तेज़ी से मैथ कैसे करें। तो जब भी तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला कंसेप्ट इस तरीके। अब जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन अगर ये 3D मेजरमेंट्स का कोई और क्वेश्चन हो अलग टाइप का, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के पढ़ते उसका फॉर्मूला, उसका करने का तरीका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा तो भाई कहीं ना कहीं कमी है अभी तैयारी में, वो कमी सुधर जाएगी। वो कमी कैसे सुधरेगी? अगर क्वेश्चन अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा तो तुम एनालाइज करते हुए उस क्वेश्चन को पढ़ो, जब नेक्स्ट टाइम उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अब स्ट्राइक होना चाहिए वो क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस इतनी करोगे ना तो क्वेश्चंस के आंसर
कंसेप्ट, आंसर तो नहीं, कंसेप्ट। और काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर भी भाई जब करने लगोगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर भी खुद ब खुद स्ट्राइक होने लगेंगे, और कंसेप्ट आंसर क्वेश्चन के कंसेप्ट भी खुद ब खुद स्ट्राइक होने लगेंगे। तो बस यही है भाई फैक्ट, मेन चीज़। अब इसमें क्या है भाई, देखो हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब 2πr/s दे रखा है 3800 और 30,080, सॉरी 3800 कह गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई वॉल्यूम निकालना है। तो पहले यहाँ से हाइट निकाल लेंगे भाई, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 7/22 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 35, ये आएगी भाई हाइट। भाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा ही कर दिया। कई बार है जब प्रैक्टिस करोगे तुम ये चीज़ भी भाई आराम से हो जाएगी अपने आप ही, कोई दिक्कत। अब इधर ही मैं पाई की वैल्यू लिख दूंगा 22/7, इधर ही मैं आर की वैल्यू लिख दूंगा 35/2 इंटू में 35/2। एच हमारे पास है ही, ये वॉल्यूम होगी भाई। अब इसको या तो सोल्व कर लो, या एक और चीज़ तुम देख लो कि जो भी हमारा ये आएगा ना वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल कौन सा है वो देख लो भाई तुम। भाई ये 11 का मल्टीपल है, 11×5 = 55, और एक नहीं भाई ये नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं होगा। 11×1 = 11, 75 नहीं 85, 77 भाई 1 9 5 6 8, 11 से कट रहा है क्या, 8 और 5, 8 5 13 और 1 14, 14 और 9 और 6 13 भाई, ये भी 11 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। 2 6 9 5 0, 11 से कट रहा है भाई, 2 और 2 11, 6 और 5 11 भाई, ये कट रहा है, ये हो सकता है। 26,000 नहीं होगा, 26,000 भी 11 से नहीं कटता, तो भाई आंसर यही होगा। तुम लिख के ले लो भाई, तुम सोल्व कर लो इसे, चाहे कुछ कर लो। जब हमने देख लिया ना ये आप 22 है, तो 11 का मल्टीपल ही 11 का आंसर इस इक्वेशन का आंसर होगा। अगर पॉइंटों में होता तो हम शायद सोल्व करके देख लेते, लेकिन आंसर यही होगा। तुम चाहे सोल्व कर लेना भाई। चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार भाई कैलकुलेटर में सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो भाई देखो मैं मार्क करके आ जाता, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना पूरा कंप्लीट सोल्व करने में कैलकुलेशन को। ठीक है भाई, मैं दिखा दूंगा भाई स्क्रीन पे। देखो भाई मैं एक बार पीछे कर देता हूँ अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, 26,950 हमने मार्क करा है। तुम देख सकते हो भाई थोड़ा घूम के दिख रहा होगा, लेकिन आंसर 26,950 ही है, ठीक है। टाइम भी है क्या, अच्छा इसमें टाइम भी है भाई, चलो कोई नहीं, हो जाएगा हमारा तो। अब इसमें क्या है भाई, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5√2 प्लस में √7, हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, हम पहले भाई एक्स दे रखा है, हम पहले ये निकाल लेते हैं x + 1/x। हमें 5 + √2 प्लस में 7 दे रखा है। अब 1/x मतलब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद कितना आएगा भाई, 25 25 50, ऊपर यही रहेगा हमारे पास 5√2 माइनस में 7। तुम करके देख लेना भाई, अंदर अंदर हो जाता है, क्योंकि यहाँ 50 आएगा या 49, a² - b² करके, तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 10√2। x² + 1 + x² क्या हो जाएगा फिर 100, 200, 200 - 2 198 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसका भी स्क्वायर करना है भाई। अब इसका भी स्क्वायर करके तुम पहले ऑप्शन देखो, ये तो हो नहीं सकता, इवन ही आएगा आंसर। तो इनमें से भाई, इनमें से क्या है, या तो भाई अब 198 का तुम स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर लो, या फिर यूनिट डिजिट पे खेलेंगे हम यहाँ पे। अब भाई 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 हो गई, इन दोनों का स्क्वायर करने से पे अब यूनिट डिजिट को कोई चेंज नहीं कर सकता, जो आंसर आएगा ना उसकी यूनिट डिजिट 4 ही होगी। अब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी ना, तो हम जिसकी यूनिट डिजिट 2 है उस आंसर को मार्क कर देंगे, ठीक। और उस आंसर को मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। अब इसमें क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्स गिवन है हमें। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन सैटरडे इज़ 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितनी कार सोल्ड हुई थी भाई, 700 का 20% 140, मतलब सैटरडे को 70 कार सोल्ड हुई है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई थर्सडे एंड सैटरडे।
थर्सडे को कितनी हुई थी 10%, 70 थर्सडे को हुई थी, 70 सैटरडे को हुई है, तो 140 इसका आंसर हो गया। सिंपल भाई। ए बिगेन बिजनेस विज रुपीज़ 2250, ठीक है भाई। बी बिगेन विद 2700, ठीक है भाई। इफ़ द प्रॉफिट एट द आफ्टरवर्ड, कुछ महीने बाद ज्वाइन करा है उसने। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द एंड द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो, भाई जो फाइनल प्रॉफिट है ना आखिरी साल में वो 2:1 है। इसने 12 साल के लिए ज्वाइन करा है। अभी इसका हमें पता नहीं है तो इसका मान लेते हैं एक्स। तो इसको एक बार थोड़ा काट लेंगे, जैसे 0 से 0 कट गई, और ये भाई 3 से गया, 3 जो के 12, 90 हो गया। ये आगे कट जाएगा 45, और ये 2 अभी आगे कट जाएगा भाई। 5 9 जा 45, और ये 5 मतलब 45, ये 9 5 ये 5 से भाई। अब इनके जो कटने के बाद हमारे पास बच गया ना, वो बच गया 10:x। और हमारे पास ये चीज़ है, अब 10:x को हम 2:1 कब लिख सकते हैं भाई, जब x की जगह 5 होगा। तो उसने बी ने जो भाई 5 महीनों के लिए ही सिर्फ पैसे डाले, और ए ने डाले 12 महीनों के लिए। तो बी ने कितने महीनों के बाद ज्वाइन करा होगा बिजनेस, 7 महीने बाद। तो ये हमारा आंसर हो गया। शैलेश भाई अभी तक तो मुश्किल इतना कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ बस सेकंड क्वेश्चन था एक थोड़ा। इफ़ 60 फॉर 100% ऑफ द एवरेज ऑफ 10 12 15 एक्स एंड वाई। अच्छा भाई 60 हमारे पास है, 400% है 10 + 12 प्लस में 15 प्लस में एक्स प्लस में वाई का एवरेज का, ठीक है भाई। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 100 400 15 चौके 15 हो जाएगा भाई। 15 इजिकल टू में 5 इंटू में कर देंगे 75 इजिकल टू में क्या हो जाएगा 10 प्लस में 12 प्लस में 15 प्लस में एक्स प्लस वाई। हमें निकालना क्या है, एवरेज ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई, 60 50 38, 38 का इनका एवरेज क्या हो जाएगा 19, 19 आंसर हो गया भाई हमारा। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 25%, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8800 फॉर 1 ईयर सेमी एनुअली। भाई सेमी एनुअली होता है ना, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है हमें एनुअली का, उसका हाफ हो जाता है। मतलब हमारा एक क्या इंटरेस्ट हो गया भाई 12.5%, ठीक है। ये इस इंटरेस्ट हो गया, हमें दो साल का ये इंटरेस्ट लगा के हमें 2 टाइम्स करना है, मतलब 2 साल का निकालना भाई। अब इसको करने के काफ़ी तरीके होते हैं यार। तुम एक कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट निकाल दो भाई, जैसे 12.5 प्लस 12.5 प्लस में 12.5 का स्क्वायर अपॉन में 100, या तो ऐसे कर लो, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। या फिर तुम जो सिंपल तरीका होता है फॉर्मूला लगा के वैसे कर लो। भाई मैं कैसे करूँगा भाई, देखो मेरे को पता है 12.5% को हम पता है क्या लिख सकते हैं, 1/8, 1/8 लिख सकते हैं। तो भाई अगर हमारे पास सम 8 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में कितना हो जाएगा 9 इंटरेस्ट, और दूसरे साल में भी सम 8 है तो उसका भी इंटरेस्ट हो जाएगा 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 81, हमें ये हमारा टोटल सम है, ये हमारी टोटल अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें 17 यूनिट। तो हमारे पास 64 की वैल्यू कितनी है, हमें 8800 गिवन है, हमें 17 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी 8800 इंटू में 17 डिवाइडेड बाय में 64, ठीक है भाई। ये 11 से गया, ये 8 से गया, फिर ये भाई 5500 इंटू में 4 भाई 2, ठीक है भाई। अब भाई 275 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 4 6 7 5 डिवाइडेड बाय में 2 2 4 2 3 6 2 3 2 7 14 2 5 10। भाई इसको ऐसे भी कर सकते थे, या फिर तुम 17 का मल्टीपल भी देख सकते थे भाई, इनमें से वो भी चीज़ कर सकते थे। लेकिन मेरे को भाई 17 की काउंट टेबल इतनी जल्दी याद नहीं होती, तो मैंने नहीं करा, और ऐसे निकल गया आंसर। सिंपल है ये भी। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ए देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए भाई, कुछ आइडेंटिटी। ए बी एन इज डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एट एनी वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है भाई। और ए एन माइनस बी एन इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एट इवन वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन का इवन होना जरूरी है ए प्लस बी से डिवाइड होने के लिए। और एन कोई भी वैल्यू हो
तो a माइनस बी से डिवाइड हो सकती है। तो पहले a माइनस बी क्या आएगा, 97 माइनस 14 कितना हो जाएगा भाई, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 8, तो भाई 83 से तो डिवाइड होगा। अब n हमारे पास इवन गिवन है, 30 गिवन है ना, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 4 11, 9 10 11, 111 से भी डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में 37 और 83 क्यों दे रखा है। देखो भाई 37 से तो डिवाइड नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसका आंसर होगा 83 बट नोट बाय 37, बाकी और देख लेंगे, ठीक है भाई। द प्राइस ऑफ 1 kg कैशनट प्लस आर्मर्ड इज 600, ठीक है भाई। सी प्लस ए हमारे पास 600 है। इफ़ द प्राइस रेट ऑफ कैशनट इज डबल देन द आलमंड, मतलब सी इज इक्वल टू 2 है, देन द प्राइस ऑफ कैशनट, अरे यार इजी है ये तो, सिंपल भाई, देखो स्ट्राइक कर जाएगा तुम्हें, सी 2a बाई 2a को सी में पुट कर लो, वैसे सिंपल आएगा, ये 200 होएगा, ये 400 होएगा। तो हमें प्राइस ऑफ कैशनट निकालना था भाई, 400 रुपये किलो है। चलो भाई रीजनिंग शुरू हो गई है, 10 मिनट का टाइम बचा है। टी के बाद यहाँ से पता लग रहा है एच है, एच NSORTHNSORTHNSOR, HONRNO, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। 7 बॉयज राम सुमित सुनील आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सही बनाया था मैंने यार, 1 2 3 4 6 7, फेसिंग टू हार्ट द सेंटर, सारे भाई सेंटर में देख रहे हैं। राज इज सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, अमन राज। सुनील इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, 1 2 3, सुनील यहाँ है भाई। राम इज नॉट सिटिंग इमीडिएट ऑफ राम भाई इस इधर बैठा है या इधर बैठा है, अमन के साइड में नहीं बैठा। अमित इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, राम यहाँ होगा फिर अमित यहाँ होगा, ठीक है भाई, क्योंकि राम यहाँ अगर आ जाएगा तो अमित को अमन की जगह बैठना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। राहुल इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, राहुल यहाँ नहीं आएगा तो राहुल यहाँ आएगा। हमारे पास बचा कौन, राम हो गया, सुमित रह गया ना, सुमित यहाँ आ गया। तो क्या बताना है हमें, हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, 1 2 3, राम आंसर है भाई। भाई मैथमेटिकल साइंस पुट करने, भाई देखो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, इसमें हमेशा है ना भाई, डिवाइड वाली वैल्यू को लेकर चला करो। डिवाइड वाली को क्यों भाई, अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 देखोगे ना, 17 डिवाइडेड बाई 21 होगा, तो इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, लेकिन इज इक्वल टू में हमारा आंसर 34 बन रहा है। तो भाई कभी भी चीज़ को पॉइंट में लाके क्यों कॉम्प्लिकेट करना, कर सकते हो तुम अगर और दूसरे ऑप्शन से निकले। अब सेकेंड ऑप्शन उठाओ, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 17 माइनस में 21 डिवाइडेड बाई 7, 21 7 से बिल्कुल सही कट रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो कोई और ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। देखो भाई यही ऑप्शन निकल गया, बात खत्म, सीधा डिवाइड वालों को देखो ना भाई। इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा अच्छा मिसिंग फिगर बताना है भाई। जब भी इतनी बड़ा गैप देने लग जाए ना, तो तुम समझ लेना कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह हो रही है। अब 69 के आसपास 16 का कोई मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है भाई, 64 होता है, 64 + 5 69 हो जाता है। अगर अगले में भी यही फॉलो हो रहा होगा तो भाई चीज़ हो सकती है। 9 4 जा 36, 3 भाई 6 + 5 11 तो होता है, यूनिट डिजिट से तो फॉलो हो रहा है। 6 4 जा 35, 26 27, बिल्कुल भाई 281, तो अगले में भी यही फॉलो हो रहा है। तो 129 इंटू में 4 करना हमें, 3 4 2 भाई, यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 9 3 4 2 8 9 10 11, 1 4 और 1 5, 4 5 6, तो ये हो जाएगा भाई 21, 4 5 2 1 आंसर हो जाएगा इसका, 4 5 2 1, ठीक है भाई। अब भाई ये तो ऑब्जर्वेशन है भाई, खाली ऑब्जर्वेशन कहती है भाई, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ भाई देखो, मैं तुम्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, अब ध्यान से समझना। स्टेटमेंट वाले काफ़ी कमेंट्स में भी आते हैं भाई, इसको कैसे करें। मोस्टली मतलब देखो, सारे क्वेश्चन तो ना मेरे सही होते, और होते होंगे भाई किसी के, देखो मैं तो अपने आप को परफेक्ट कहूँगा नहीं, और मैं जो बताऊँगा उस तरीके से सारे क्वेश्चन शायद सही भी ना हो, लेकिन 95% क्वेश्चन भाई जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, उससे मेरे तो सही हो जाते हैं, देखो ठीक है।
और तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें फॉलो करना करो वरना मत करो। रिक्लेम्ड लैंड, अब पहले ऊपर है ना, ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा करो मैं क्या दे रखा है। ये चीज़ है ना कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही होती है। स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट इट द स्टेटमेंट, ठीक है इतना कुछ दिया नहीं हुआ इस बार, लेकिन कई बार है ना कुछ हेर फेर दे देता है। क्वेश्चन मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। रिक्लेम लैंड शुड बी अवॉइडेड एज इट ओनली हैज़ डिसएडवांटेज, ठीक है भाई। हमें एक स्टेटमेंट दे दी, अब इस स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन है ना, अगर चाहे भाई ये चीज़ तुम्हें गलत लग रही हो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर हम कोई लैंड को कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, भाई हरियाणा यूपी साइड के तो भाई कर ले हैं बालक, तो भाई वो उनके लिए डिसएडवांटेज होगी। हम जैसे भाई ये बात नहीं मानेंगे क्यों भाई, कब्जा करी हुई लैंड डिसएडवांटेज कैसे हो सकती है, मतलब रिक्लेम्ड मतलब दोबारा, जैसे किसी और ने कब्जा कर रखा हमने ले लिया, कुछ भी मान लो यार, तुमने तुमने तुम्हारे पास धरती आ गई, वो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज थोड़ी हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, लेकिन भाई तुम इस चीज़ को तुम्हारे हिसाब से गलत है, लेकिन भाई तुम्हें ये सच मानना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैनी कंट्रीज हैव नो ऑप्शन बट टू रिक्लेम लैंड टू प्रोवाइड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई इस सेंटेंस से है ना जो हमारा स्टेटमेंट है ना वो कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ना यूँ लिखा हुआ है कि जो रिक्लेम लैंड होती है ना वो डिसएडवांटेज हो रही है, लेकिन आर्गुमेंट वन से हमें पता लग रहा है कि भाई ये तो एक एडवांटेज है कि भाई हमें पॉपुलेशन को बसाना है तो हमारे पास लैंड ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये चीज़ है। तो भाई फर्स्ट इससे क्या हो जाएगा कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट से वीक हो रही है स्टेटमेंट, मतलब हमारी फर्स्ट आर्गुमेंट से स्टेटमेंट हमारी वीक हो रही है। अगली स्टेटमेंट क्या है, लैंड दैट इज रिक्लेम्ड हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन नेचर एंड इट डिट्रॉयट्स। भाई देखो इससे हमारी स्टेटमेंट है वो स्ट्रेंथ हो रही है। भाई स्ट्रेंथ क्यों हो रही है कि हमें यूँ बता रहा है कि हम जो भी रिक्लेम लैंड करते हैं ना उससे हमारे नेचर पे ख़राब इफेक्ट पड़ता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट बीकन सेकंड स्टैंडर्ड, ठीक है भाई, समझ गए। तो यही चीज़ है भाई, तुम्हें स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना। अब इसमें क्या है भाई, इसमें है भाई देखो भाई सीधा है 44 माइनस 27 17 होता है, 17 का स्क्वायर दे रखा है मैं 289, थोड़े स्क्वायर वगैरह याद कर लेना, ऐसे ही यहाँ है। 77 माइनस 64 हमें बताना क्या है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही है तो हिसाब से तो 13 सेम, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 ही है, आगे मैं देखूंगा नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, 4-5 मिनट बचे हैं भाई। एक ही क्वेश्चन था क्या एनालिटिकल रीजनिंग वाला, सम राइज इज सैलड, अगर आगे है तो भाई बता, तुम तो कैसे बताओगे। और हाईलाइट आर टेबल, तो ऑप्शन क्या है भाई, सम राइजेज आर टेबल सही है, दो सैलड इज राइज गलत है, सम टेबल आर सैलड सेकंड सही, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। अब भाई इस क्वेश्चन में भी भाई हमेशा डिवाइड वाले साइन को देख के चलो, प्लस और देखो भाई 13 और 15 दे रखा है, मतलब डिवाइड वाला साइन जरूर चेंज होएगा, प्लस इधर से हो जाएगा चेंज, नहीं इधर से भी कुछ नहीं बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई हम इस वाले को भाई पहले ट्राई करेंगे, 10 माइनस में 4 प्लस में 13 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 पंजे 15, 6 प्लस में 13 पंजे 65, 65 प्लस 6 71, देखा भाई डिवाइड के हिसाब से चलोगे ना तो आंसर तभी आ जाएगा। भाई एक और आ गया है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या है भाई देखो, ट्यूलिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड स्प्रिंग फ्लावर इन दी पोकेट, ठीक है भाई, तुम्हें इस स्टेटमेंट को सही मानना है, ठीक है, चाहे यूज़ होता हो या नहीं, तुम्हें मानना है कि हाँ भाई हो रहा है, जो इन्होंने कह दिया वही है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बिल्कुल ये इंटरफेरेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज क्यों यहाँ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपरली यूज स्प्रिंग फ्लावर्स, वन ऑफ द मतलब कुछ स्प्रिंग फ्लावर्स है उनमें से एक है ट्यूलिप जो बहुत पॉपुलर है, तो मतलब अलग तरीके के वैरायटी के भी स्प्रिंग फ्लावर्स मिलते होंगे, तो ये चीज़ सही है। ट्यूलिप इज़ ए पार्ट ऑफ लिली फैमिली, भाई ये चीज़ हमारे नेचर के हिसाब से मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल सही हो सकता है, वैसे मेरे को पता भी नहीं है सही भी है या नहीं, लेकिन हो सकता है भाई कि होगा, हो सकता है कि ये चीज़ है, लेकिन स्टेटमेंट में हमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ट्यूलिप लिली फैमिली से कुछ रिलेशन लिखा ही नहीं भाई। अगर हमें कुछ भी रिलेशन नहीं दिया तो हम इस चीज़ को है ना भाई डेफिनेटली ट्रू नहीं मान सकते, और इसको स्टेटमेंट को छोड़ के इस स्टेटमेंट को हमें गलत मान के हमें मार्क करना पड़ेगा, ओनली वन इंटरफेरेंस इज फॉलोज, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। अब दो तरीके के आ चुके हैं, एक तो था भाई आर्ग्यूमेंट वाला, एक इंटरफेरेंस वाला, अब ये तीसरा तरीका है कि इसमें क्या है भाई, हमें स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानना है, स्टेटमेंट को मानना है भाई पत्थर की लकीर। इन कैसेंट ट्रेन फॉर द पास्ट सेवरल डेज हैज पोज द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर फ्लडिंग एंड फ्लड एज द रिवर बेड इज
फुल ऑफ स्लिट एंड मड। ठीक है भाई। इनकेसेंट रेन भाई क्या होती है, पहली बात तो झमाझम बारिश जो बरसे ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब उसमें कोर्स ऑफ एक्शन, अब इस चीज़ में क्या करना है कि भाई हमें एक प्रॉब्लम दे दी स्टेटमेंट में, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी होती है तो तुम क्या क्या चीज़ें करते, तो भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, द पीपल रिसाइडिंग इन द नियर द रिवर ऑफ द शुड बी शिफ्टेड। बिल्कुल भाई तुम ये चीज़ करोगे सेफ्टी के लिए। द पीपल शुड बी अवेयर फ्रॉम द, बिल्कुल भाई ये चीज़ भी बताओगे कि भाई डेंजर है, अपनी सेफ्टी खुद देख लो, मतलब कर लो, खुद देख लो नहीं, ये चीज़ भी तुम करोगे ही करोगे कोर्स ऑफ एक्शन में। द सीट एंड मड ऑफ द रिवर बेड शुड बी क्लियर फ्रॉम द रिवर बेड इमीडिएटली आफ्टर रिसाइडिंग एट द वाटर लेवल। बिल्कुल भाई ये चीज़ भी करोगे ही करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन में ये तीनों चीज़ करोगे। अगर भाई यहाँ पे एक और सेंटेंस गिवन होता, मान लो कि अगर यहाँ गिवन होता उस वाले क्वेश्चन में ही कि भाई तुम अब तुम क्या गिवन होता कि तुम भाई घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो अपना, या कुछ भी, कि भाई तुम नई धरती को, समुद्र के किनारे हो और कुछ घर बसाना चाहोगे, ऐसी चीज़ लिखी होती है तो भाई वो कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं फॉलो होता ना। तो यही चीज़ है भाई, इधर जल्दी देख लेते हैं क्या लिखा है। यूनिवर्सिटी को लिखा है, टाइम नहीं बचा नहीं तो वो ढंग से बताता, EIINRS। ठीक है भाई, ये है ना, हमें यूनिवर्सिटी के में जितने लेटर्स हैं ना उन्हें अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन में ही देख लेंगे जो जो चीज़ अल्फ़ाबेटिकल में लिखी है। I भाई, एक आई इस वाले में अलग से दे रखा है, इस वाले में भी अलग से दे रखा है भाई। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। अब इसमें क्या है भाई, मैं थोड़ा जल्दी से ख़त्म करता हूँ क्योंकि 30 सेकेंड रह गए। ऑप्शन नंबर 1 neither 1 and 2। तो भाई हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया है। आखिरी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, बस ये आपको समझाने में निकल गए भाई, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह वाले। अब ये भाई इंग्लिश और मैथ है, जीके है, ये आप खुद कर लेना। मैंने बेसिकली ये भाई उस भाई ने भेजा था मेरे पास लिंक, तो मैंने ये बेसिकली जस्ट उन 3 क्वेश्चनों के लिए करा था कि जो एनालिटिकल रीजनिंग वाले थे। तो मेन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं थंबनेल में भी लगाने की कोशिश करूँगा जिससे भाई ज़्यादा ज़्यादा वो देख ले उस चीज़ को। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको भाई समझ आए हो 3 तरीके के थी क्रिटिकल रीजनिंग उनमें, तो शेयर ज़रूर करना, मतलब किसी और के साथ कर देना भाई, उनको भी समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो, चलो भाई टेस्ट सबमिट हो गया भाई। देखो एक गलत है भाई, 29 सही है और एक छोड़ दिया। अच्छा ये इंग्लिश वाला हमने छोड़ा है मेरे ख्याल में स्किप, इसलिए वो लिखा है, क्योंकि एक भाई कौन सा गलत हो गया हमारा। भाई देखो रीजनिंग वाला तो नहीं गलत हुआ होगा, कहीं तुम सोचो कि शायद वही गलत हो गया होगा। अब इसमें लिखा पता भी नहीं चलता हमें क्या गलत है, तो मैं भी भाई जब रिज़ल्ट आएगा तब चेक करूँगा कि क्या गलत हुआ होगा। लेकिन रीजनिंग वाला तो देखो मुश्किल ही गलत हुआ होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, और देखी जाएगी भाई अगर रीजनिंग वाला गलत, तो ऐसे लग नहीं रहा मेरे को रीजनिंग वाला गलत हुआ होगा। कहीं बीच में कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया होगा, वीडियो में दोबारा देख लूँगा या तुम देख के बता देना कि शायद कोई और क्वेश्चन गलत हो गया हो। लेकिन रीजनिंग वाले तो 99% चांस है उनमें से कोई गलत नहीं हुआ होगा। तो गाइज अगर आप वीडियो स्किप करके देखिए तो मैं दोबारा बता दूं कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के इसमें 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने डिस्क्राइब करके बताए हैं आपको, तो थोड़ा बैक करके उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। और भाई ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, जिनके भी एग्ज़ाम है अभी 3-4 दिन बाद भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, बैंकिंग के भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, CGL और CHSL CPO वगैरह सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं भाई। ऑल द बेस्ट। और भाई वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद भाई।